नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 20 जनवरी 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग क्या सा पढ़ने वाले हैं, तो एक बहुत ही जल्दबाजी में विजिट हुई यूएई के जो प्रिंस हैं उनकी विजिट हुई है। यूएई के प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इनका नाम है। ये भी याद रखिएगा, कई बार प्रीलिम एग्ज़ाम में नाम से भी सवाल आते हैं। क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले भारत और यूएई संबंधों को ज़रा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना बहुत जल्दबाजी में विजिट जो है ये कभी भी राष्ट्राध्यक्षों का नहीं होता है। पहले से प्री प्लान्ड होता है, मंथ 2 मंथ पहले ही सारे शेड्यूल बनाए जाते हैं, क्या क्या वार्तालाप होगा ये सब तय किया जाता है। लेकिन ये जो विजिट हुआ है ना, ये बहुत ही अलग तरीके से विजिट हुआ है। क्या इसका मुख्य उद्देश्य रहा, इसको भी ज़रा हम लोग देखेंगे। और उसके साथ में यूएई का क्या आजकल मजबूरी हो गया है कि वो डिफेंस डील करे भारत के साथ में, इसे भी ज़रा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक जो हम लोग आज देखेंगे वो है कि भारत को बोर्ड ऑफ पीस में इनवाइट किया गया है। गजा के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिसके अध्यक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी उसके अध्यक्ष बने हुए रहेंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उसमें भारत को इनवाइट किया गया है कि आप आइए और जुड़िए यहाँ से, और गजा के पीस में आप भी भागीदारी करिए। इस टॉपिक को भी ज़रा हम लोग देखेंगे कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है और किस प्रकार से भारत के लिए ये एक टेंशन का भी सबब बन सकता है और साथ ही साथ भारत को कुछ फ़ायदा भी इससे हो सकता है। तो इन दो टॉपिक को हम लोग ज़रा डिटेल में समझेंगे, यूएई के मैपिंग भी करेंगे और अरेबियन प्रायद्वीप के जो आजकल के समय में उभरते हुए चैलेंजेज हैं उसे भी ज़रा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। देखिए पहला टॉपिक क्या है आज का। सबसे पहला टॉपिक है भारत और यूएई ही। ज़रा मैं इसके पृष्ठभूमि को थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अरेबियन प्रायद्वीप के कोने पर एक देश है, यमन नाम है उसका। यमन में 2 धड़े काम करते हैं। एक वहाँ की सरकार समर्थित है जिसको सऊदी अरेबिया समर्थन देता है। दूसरा एक उसके साउथ भाग में विद्रोही गुट है जिसको यूएई जैसे देश जो हैं वो समर्थन देते हैं। और भी कई सारे फ्रैक्शंस हैं वहाँ पर, अलग अलग छोटे छोटे मिलिशिया ग्रुप हैं जो अलग अलग इलाकों पर शासन करते हैं। यूएई जो है अपने समर्थित ग्रुप के लिए हथियारों की सप्लाई कर रहा था, जिस पर सऊदी अरेबिया ने एयर अटैक किया था। और माना जा रहा है कि इसके कारण से यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में और भी ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे धड़े को सपोर्ट करते हैं। कहाँ पर, तो यमन में। जबकि सऊदी अरब के ऊपर में कई बार हूती विद्रोही जो हैं यमन से, उन्होंने मिसाइल से अटैक किया है क्योंकि वो ईरान समर्थित हैं। तो यानी कि यमन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके कारण से सऊदी अरब और यूएई के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ था। इसके साथ में एक बहुत बड़ा ये भी चैलेंज उभरा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ में डिफेंस डील साइन किया है कि सऊदी अरब पर अटैक पाकिस्तान पर अटैक होगा और पाकिस्तान पर अटैक सऊदी अरब पर अटैक होगा। यूएई जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के सामने में कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा था, तो उसे लगा कि हमें डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाहिए और हमें भी इसी प्रकार से देश के साथ में साइन करना चाहिए। तो चूँकि सऊदी अरब जो है पाकिस्तान से सपोर्ट चाह रहा है, तो यूएई जो है वो भारत से सपोर्ट चाह रहा है, सैन्य इत्यादि सभी चीज़ों में। इसके अलावा एक मुस्लिम नाटो की अवधारणा विकसित हो रही है। मुस्लिम नाटो की अवधारणा ही बोगस है, क्योंकि नाटो जो बना था वो यूएसएसआर के खतरों के कारण से बनाया गया था पश्चिमी देशों के द्वारा। आपको पता ही होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात से। लेकिन ऐसा तो कोई मुस्लिम देशों को खतरा है नहीं कि मुस्लिमों का नाटो बने। मुस्लिम देशों का कोई खतरा नहीं है भाई, सभी के साथ अच्छे संबंध हैं उनके। तो इन्होंने इसमें पाकिस्तान है, तुर्की है और सऊदी अरब है, जिन्होंने बोला है कि हम एक साथ डिफेंस एग्रीमेंट को साइन करके इन तीनों देशों पर से किसी पर भी अटैक, तीनों देशों पर अटैक माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति जब मिडिल ईस्ट के एरिया में बन रही है और अरेबियन प्रायद्वीप में बन रही है, तो ऐसे में यूएई के लिए भी चैलेंज था कि वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश करे जहाँ पर उसको रक्षा ज़रूरतों की पूरी हो सके। जैसे आकाश जो हमारा सिस्टम है, ब्रह्मोस जो सिस्टम है, इसके अलावा भी इंडियन नेवी जो है वो यूएई की रक्षा के लिए जा सकती है तत्काल रूप से अगर ज़रूरत पड़े तो।
तो ये वो चीज़ें हैं जिसको कल डिस्कस तो नहीं किया गया, बस एक लाइन कह के छोड़ दिया गया है कि डिफेंस के क्षेत्र में भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम डेवलप करेंगे। लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि एक दूसरे देशों की रक्षा के लिए भी अब आगे आएंगे और रक्षा का काम भी भारत और यूएई करेंगे। यूएई पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा ऋण देने वाला भी है। पाकिस्तान को दूसरा जो सबसे ज़्यादा ऋण मिला हुआ है वो यूएई से मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा उसको सऊदी अरब से मिलता है सहायता, और दूसरे स्थान पर यूएई है जिससे उसको सहायता मिलता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में एक और बहुत बड़ी चीज़ हो रही है जिसे कहा जाता है कि बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, कल से पहले जैसा ही करेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा देता हूँ, टॉपिक तो समझ में आ ही जाएगा आपको। बोर्ड ऑफ पीस कहा जा रहा है, बहुत ही अच्छा इन्होंने किया। सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही शानदार तरीके के इंटेलिजेंस सिस्टम जो पूरे दुनिया में फैली हुई है मोसाद, उसको ये पता नहीं चल पाया कि 7 अक्टूबर 2023 ईस्वी को उसके ऊपर में किसने अटैक कर दिया, और हमास ने अटैक किया बहुत ख़तरनाक तरीके से। उसके बाद से उन्होंने गजा को जो है बिल्कुल समतल भूमि जैसा बना दिया, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, भूखे बच्चे और लोगों के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, सारा कुछ ख़त्म कर दिया उन्होंने। उसके बाद पश्चिमी देशों और अमेरिका ने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया। बोर्ड ऑफ पीस यानी कि गजा का पुनः निर्माण, रिकंस्ट्रक्ट करना है इसको, और रिकंस्ट्रक्ट के अलावा इस एरिया में शांति बहाली करनी है। लेकिन इस बोर्ड ऑफ पीस में ना तो पीएम नेतन्याहू शामिल हैं इजराइल से, ना तो फिलिस्तीन का कोई मेंबर शामिल है। यानी कि आप ही का घर बनाना है, लेकिन आप ही के किसी घर के मेंबर से परमिशन नहीं लिया गया, कोई पूछा नहीं गया डिज़ाइन के बारे में, कैसा घर चाहिए कैसा नहीं, और 4-5 लोग बाहर से आए ताकतवर और बोले कि आपके यहाँ पर आकर के हम घर बनाएंगे आपका। तो आपको क्या लगेगा कि ये मेरा घर बना रहे कि अपना घर बना रहे हैं? तो वही चीज़ बोर्ड ऑफ पीस का भी है। आपके समझ में पृष्ठभूमि आ गई होगी पूरे। अब हम लोग जरा समझेंगे भारत और यूएई संबंधों को डिटेल में, उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस पर चलेंगे, और उसके बाद एक और टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में टेंशन क्यों उत्पन्न हो रहा है, जरा मैपिंग भी उसका हम लोग करेंगे। बहुत जल्दबाजी में विजिट हुई है, बिल्कुल त्वरित रूप से विजिट हुई है। यह बैठक गजा में बोर्ड ऑफ पीस के संदर्भ में हुई है, जहां अमेरिका ने भारत को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आमंत्रण दिया कि आप भी यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर के बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनिए। अब क्या क्या कल परिणाम रहे पहले इस बैठक का, उसे ज़रा समझते हम लोग। दोनों नेताओं ने रक्षा, डिफेंस, ऊर्जा, व्यापार, अंतरिक्ष, एआई, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर जिसको कहा जाता है, आप सभी ने इस पर आंसर राइटिंग भी किया है, 10 वर्षीय एलएनजी मतलब कि लिक्विड नाइट्रोजन जो गैस होते हैं, नेचुरल गैस होते हैं, आपूर्ति समझौते सहित 5 समझौते और 7 परिणामों पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन ये विजिट ना बहुत जल्दबाजी में हुआ है, यानी कि सैटरडे को इन्फॉर्म किया गया है और मंडे को विजिट हुआ, और 1.5-2 घंटे के करीब में मात्र विजिट रही। मतलब उन्होंने 4:20 पर लैंड किया और 6 बजे उन्होंने डिपार्चर कर गए, और इसी दौरान सारा कुछ हो गया, गले भी मिल लिया, फ़ोटो भी खिंचवा लिया, चाय समोसा भी हो गया, सब हो गया। आप समझने का प्रयास कीजिएगा कितनी जल्दबाजी में ये विजिट हुई है। तो ये विजिट केवल गजा पीस बोर्ड को लेकर के तो नहीं हो सकती है भाई, है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो जोर दिया गया है वो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर। मैंने आपको पहले ही पूरी पृष्ठभूमि समझाई कि यूएई और भारत के बीच क्यों डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर बातचीत हो रही है, वो सारा मैंने पृष्ठभूमि आपको समझा दिया कि क्यों किस हालात में क्या हालात बन रहे हैं वहाँ पर। रक्षा सहयोग में नया रोड मैप, संयुक्त सैन्य अभ्यास और असद की सहायता, दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर जोर दिया है। पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, इस पर जोर दिया गया है। इसे जरूर अलग से ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है। ऊर्जा और एलएनजी, 10 वर्षीय एलएनजी आपूर्ति समझौता 2028 से शुरू, प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन टन की एलएनजी की आपूर्ति की जाएगी। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन जाएगा। पहले स्थान पर एलएनजी के मामले में अभी भी कतर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा हम लोग गैस कतर से ही लेते हैं, कतर से सबसे ज़्यादा गैस लेते हैं। व्यापार लक्ष्य की अगर हम लोग बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार को 25-26 में $100 बिलियन, 2032 तक $200 बिलियन तक पहुंचाने का हमने रखा है। राष्ट्रीय भुगतान प्लेटफॉर्म को भी जोड़ा जाएगा। यूपीआई जो है इसे भी
यूएई के पेमेंट सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे क्या हो वहाँ पर आसानी से इसे उपयोग किया जा सके, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग वहाँ पर रहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर आपका दिमाग जाना चाहिए था कि कुछ साल पहले ही तो भारत और यूएई ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, तो फिर ये एलएनजी और इत्यादि चीज़ें अभी क्यों हो रही है अचानक से। तो दरअसल में इस विजिट का सबसे बड़ा मुद्दा जो था ना, वो यही था, डिफेंस ही था। सेकंड नंबर पर गजा बोर्ड ऑफ पीस है। थर्ड नंबर पर ये सब डेकोरेटिव चीज़ें हैं, कोई ये सब बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं जिसके लिए अचानक से 1.5 घंटे का विजिट हो यूएई के प्रेसिडेंट का भारत। ओके, इसको ज़रा समझने का प्रयास कीजिए। व्यापार लक्ष्य क्या है? अंतरिक्ष और एआई में भी सहयोग करेंगे हम लोग, एसएमआर में भी सहयोग करेंगे। उसके अलावा कुछ कुछ इवेंट हुए कल, जिसके बारे में आपको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। एक गिफ्ट दिया है, गुजरात से हाथ से बनी लकड़ी का झूला उन्होंने, मोदी जी ने गिफ्ट किया है। कई बार गिफ्ट से सवाल पूछे जाते हैं, प्रीलिम में है। तेलंगाना और कश्मीर के साथ साथ सिल्वर बॉक्स में पैक कश्मीरी पश्मीना शॉल भी उन्हें दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अब जरा हम लोग यूएई की मैपिंग करेंगे बंधुओं, उसके बाद से हम लोग चलेंगे भारत और यूएई के संबंधों को विस्तार में समझेंगे। यकीन मानिएगा, यहाँ से मेंस एग्जामिनेशन में आपसे सवाल पूछा ही पूछा जाएगा इस बार। मिडिल ईस्ट, अरेबियन प्रायद्वीप और उसके अलावा यूएई भारत के संबंध, उसके अलावा ओमान भारत के संबंध इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसका भारत के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इससे भी जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, देखिए ये है यूएई, ये यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात कहा जाता है इसको। यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। यूनाइटेड का क्या तात्पर्य है कि अलग अलग छोटे छोटे सल्तनत हैं, यहाँ पर छोटे छोटे सल्तनत हैं जिन्होंने मिलकर के एक देश का निर्माण किया, जिसका क्या नाम है, यूएई नाम है। अपनी आर्थिक प्रगति और समृद्धि के लिए जाना जाता है। कानून व्यवस्था भी यहाँ की बहुत अच्छी मानी जाती है। ये यूएई है, इसका अबू धाबी, और ये है इसका सीमा। देखिए किस किस से लगती है, ओमान से सीमा यहाँ पर भी लगती है, नॉर्थ में भी और ईस्ट में भी। साउथ में सऊदी अरेबिया से सीमा लगती है इसकी, साउथ में सऊदी अरेबिया से, और वाटर के थ्रू इसकी सीमा ईरान से भी लगती है, यानी कि जलीय सीमा जो है वो ईरान से भी लगती है। यहाँ बगल में कतर है, ये बहरीन है, ये कुवैत है छोटा सा, ये यमन का इलाका है जिसको लेकर कभी तनाव उत्पन्न है। इसमें कई सारे फैक्शन हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे जानकारी पूरी दूंगा। भारत और यूएई के संबंधों का महत्व क्या है? तो बढ़ते राजनीतिक संबंध। प्रधानमंत्री मोदी 2015 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी और 2017 के बाद से हमने व्यापक रणनीतिक साझेदारी अपनाया, और 2022 में हमने ट्रेड डील भी साइन किया था। भारत की अध्यक्षता में आए G20 शिखर सम्मेलन में यूएई को अतिथि के तौर पर भारत ने इनवाइट किया था। रणनीतिक वैश्विक भागीदारी भी हम दोनों देशों के बीच में, जैसे I2U2 में भी शामिल हैं। भारत, यूएई, इजराइल और यूएसई शामिल है। ओके, इसके अलावा एक और संगठन है जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो, यूएफआई कहा जाता है। यूएई, फ्रांस और इंडिया, ये तीनों देश भी मिलकर के काम करने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रीय सहयोग में जैसे मध्य पूर्व आर्थिक नीति, भारत मध्य पूर्व जो आर्थिक गलियारा की हम लोग बात करते हैं, IMEEC, इसमें भी यूएई प्रमुख भागीदार के रूप में है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में भी भाग लेता है वो। उसके अलावा हमारे कई सारे सैन्य अभ्यास भी आयोजित किए जाते हैं। भारत के लिए महत्व, भारत के प्रमुख ऊर्जा साझेदार के रूप में यूएई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, अर्थात एनर्जी सिक्योरिटी जो है, इसमें सबसे बड़ा भूमिका किसका है, तो वो है यूएई का ही भारत के साथ में है। मजबूत व्यापारिक संबंध है हम दोनों देशों के बीच में। व्यापारिक संबंध तो इतना अच्छा है कि $32 बिलियन का वस्तु का निर्यात भी इसमें शामिल है, और हर साल ही ये आयात निर्यात बढ़ता है। यूएई को डेली के ज़रूरतों के सामान जैसे खाद्य वस्तुएं जो हैं, चूँकि वहाँ पर रेत है, पानी का भी अभाव होता है, इसलिए वहाँ पर खाद्य वस्तुएं भारत से जाती हैं। बहुत ही बड़े स्तर पर टेक्सटाइल जाती है, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, खाद्य उत्पाद में सभी प्रकार के, सी फूड से लेकर के सब्जियां तक हर चीज़ जाती है यहाँ से, और वहाँ से हम लोग मुख्य रूप से ऊर्जा का आयात करते हैं। मजबूत आर्थिक एकीकरण और निवेश, CEPA जिसको कहा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट,
ये 2022 में शामिल किया गया था और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 2023 में शामिल किया गया था कि दोनों देश एक दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी ट्रीटी कर रहे हैं। वो 2023 का ही ट्रीटी है, इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जहाँ से सवाल बनते हैं। जो CEPA साइन किया गया था उसके तहत एक लक्ष्य रखा गया था कि तेल के अलावा भी 2030 तक हम लोग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के स्तर तक का व्यापार हमें ले जाना है विदाउट ऑयल। ये भी याद रखिएगा, ऑयल को हम लोगों ने इसमें शामिल नहीं किया। इसके अलावा जो हमारे गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उसे हमें कम से कम कहाँ तक ले जाना है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक 2030 तक ले जाने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये कुछ हमारे बीच में क्या हो गए, महत्व बताए हैं मैंने आपको। कुछ व्यापारिक संबंध हमने डिस्कस किया है कि किस प्रकार से काम हो रहा है। इसके अलावा सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा दिया गया है। जैसे BAPS का मंदिर जो है वो पहला खाड़ी देश UAE ही था जहाँ पर BAPS के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया, नहीं तो वहाँ पर मंदिर का निर्माण नहीं किया जा सकता था। वहाँ पर अभी मंदिर का निर्माण किया गया है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी गए थे उस दौरान में। ओके, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये सांस्कृतिक संबंधों में आ जाएगा बंधुओं। कुछ और महत्व को हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। देखिए क्या है कि भारत को 5% विदेशी निवेश जो है 2000 से लेकर 2024 तक के वो UAE से ही प्राप्त हुआ है। 80% हमारे उत्पादों को टैरिफ मुक्त वहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि UAE की जो खाद्य निर्भरता है वो भारत में बहुत ज़्यादा बनी हुई है। हम उनसे ऊर्जा लेते हैं तो बदले में उन्हें खाना देते हैं, मतलब इस प्रकार के समझिएगा, उनकी खाद्य निर्भरता इतनी ज़्यादा है। एक प्लेटफॉर्म है एग्रीओटा जिसको कहा जाता है, ये प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्रीओटा ये क्या है, तो यहाँ पर भारत के किसान जो हैं वो डायरेक्ट UAE के मार्केट में अपने सामान बेच सकते हैं। इसके लिए प्लेटफॉर्म है एग्रीओटा जिसे कहा जाता है। इसको ज़रूर याद रखें। कुछ चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ क्या है, प्रवासन और श्रम संबंधी मुद्दे हैं। भारत से बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग जाते हैं जिसको लेकर कई बार कंसर्न भी हुए हैं। काफिला प्रणाली की आलोचना की जाती थी लेकिन सऊदी अरब ने इसे ख़त्म कर दिया था। UAE में अभी भी कुछ कुछ पाबंदियाँ लागू हैं। व्यापार और संतुलन है। वित्त वर्ष 2022 में UAE के साथ भारत का व्यापार घाटा 16.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा UAE जैसे देशों पर निर्भर हैं। तेल मूल्य निर्धारण और ओपेक देशों के बीच असहमति के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा UAE की चीन के साथ भी काफ़ी अच्छी जो है वो साझेदारी है, तो ये भी एक चुनौती बना हुआ है। जैसे भारत और ईरान का संबंध UAE को पसंद नहीं आता है, वैसे ही UAE और चीन का संबंध भारत को पसंद नहीं आता है। तो ये एक चुनौती के रूप में ज़रूर याद रखिएगा। जो आयाम आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहला पूछा जाएगा कि हाल का घटनाक्रम क्या है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा हमारे संबंध क्या हैं, तो आर्थिक संबंध बता सकते हैं, डिफेंस संबंध बता सकते हैं। तीसरा पूछा जाता है महत्व, हमने महत्व को काफ़ी डिटेल में देखा है। चौथा जो पूछा जाता है वो है चुनौतियाँ, कि चुनौतियाँ क्या क्या हैं इसके बारे में बताएं। तो ये 4 मुख्य रूप से डायमेंशन होते हैं। एक 5वां अपने आप जुड़ जाता है इसके साथ में, वो है क्या, समाधान। आपसे मेंस एग्जामिनेशन में 71 मेंस में जो सवाल पूछा जाएगा वो इन्हीं चुनौतियों से जोड़ करके पूछा जाएगा, इसलिए इसे अलग से याद रखें और इसे प्रैक्टिस भी करें लिख करके। बोर्ड ऑफ पीस में भारत को आमंत्रित किया गया है ट्रंप के द्वारा। ये भारत के लिए आमंत्रण कोई आसान नहीं रहा। एक तरफ तो हमारे लिए सही भी है कि भाई वैश्विक रूप से कुछ हो रहा है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ ये भी है कि इस आमंत्रण को स्वीकार करना डोनाल्ड ट्रंप के डोमिनेंस को स्वीकार करना होगा एक प्रकार से। और कोई आदमी अगर डोमिनेटिंग नेचर का होना तो उससे दूरी रखना चाहिए, वो आपको हमेशा नुकसान पहुँचाता है। ट्रंप इन्वाइट टू ज्वाइन गाजा पीस बोर्ड इंडिया ने बोला है कि हमारे पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, अभी हम विचार कर रहे हैं कि क्या करना है। वाकई विचार ही करना चाहिए अभी हमें, उसके बाद से देखना चाहिए कि हमारे लिए सही है या गलत है। क्या है ये बोर्ड ऑफ पीस, पृष्ठभूमि पूरा समझ में आ गया आपको कि गजा में कैसे क्या हुआ, बोर्ड ऑफ पीस क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि गजा का लोकेशन इतना शानदार है कि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लग्जरी रिसोर्ट बन सकते हैं। उद्योगपति लोग अगर बस चले ना तो आपके घर को तोड़ करके वहाँ होटल खड़ा कर देंगे और फिर उसी होटल में प्रवेश करने के लिए आपसे पैसे लेंगे, है ना। इसका एक उदाहरण दूँ छोटा सा। पहले जब फ़ोन आता था ना बंधुओं, तो उसमें ईयरफोन लगाने का, मतलब वायर वाला ईयरफोन लगाने का ऑप्शन होता था। अब अगर आप नया फ़ोन खरीदेंगे तो उसमें ये ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है। आप क्या खरीदेंगे, अब खरीदेंगे आप ब्लूटूथ वाला ईयरफोन।
है ना, जिसको ईयरबड्स कह दिया जाता है, सबसे घटिया चीज़ होता है। इतना अनकंफर्टेबल होता है लगाने में वो कि क्या ही बोलना। किस प्रकार से लोग यूज़ करते मुझे समझ में नहीं आता है। तो पहले वो फ़ोन देते थे आपको, फ़ोन के साथ ईयरफोन, चार्जर, हर चीज़ देते थे। अब चार्जर भी नहीं देते हैं, एक बस केबल दे देते हैं, ईयरबड्स दे देते हैं उसके साथ में कि लो भाई यूज करो, है ना। हर चीज़ आपको ख़रीदना पड़ेगा, हर चीज़ का चार्जर ख़रीदना पड़ेगा। पहले तो वायर वाला ईयरफोन चार्ज नहीं करना पड़ता था। पहले मेमोरी कार्ड होता था, मेमोरी कार्ड लगाओ, अपना गाना सुनो, अपना काम ख़त्म। अब वो आपको ड्राइव खरीदने को कहते हैं कि स्पेस खरीदिए आप। जैसे गूगल ड्राइव में अगर आपके 15 GB भर जाते हैं तो आपको फिर परचेज करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि नए उत्पाद ला करके लोगों को मजबूर करना कि आप इसे परचेज करें। तो पहले युद्ध के द्वारा वहाँ पर ऐसा माहौल बनाना कि अब पुनः निर्माण के नाम पर हम अपने हिसाब से उस शहर को डिजाइन कर सकें, जिसमें उद्योगपतियों की थोड़ी सी ज़्यादा चलेगी। हम बनाएंगे तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे और वहाँ पर हम कुछ ना कुछ अर्न करने का भी तरीका निकाल लेंगे। तो बोर्ड ऑफ पीस जो है ये कितना सही होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जब इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया था तब जो इन्होंने एक लाइन कही थी कि यहाँ पर लग्जरी रिसोर्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं, उसके कारण से पूरी दुनिया के कान खड़े हैं कि आखिर बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर वहाँ पर होगा क्या। ये आज के पेपर में ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं बंधुओं, मैं डिस्कस भी करूँगा कई सारे इसमें से क्वेश्चंस आपके साथ में। ओके, तो ज़रा इसे समझने का प्रयास करते हैं। बोर्ड ऑफ पीस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सितंबर 2025 में, ये भी याद रखिएगा, प्रीलिम एग्जाम में, बीपीएससी प्रीलिम में खास तौर से पूछे जाते हैं, प्रस्तावित नया अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसका उद्देश्य गजा में शांति प्रक्रिया को संचालित करना था। यही इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य इसका यही है, गजा में शांति प्रक्रिया को संचालित करना था। गजा किसका इलाका है? गजा फिलिस्तीन का इलाका है, लेकिन फिलिस्तीन के किसी को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्हें भी इनवाइट किया गया शामिल होने के लिए, लेकिन वो भी इसमें शामिल नहीं है। तुर्की को शामिल किया है इसमें, अमेरिका के द्वारा तुर्की को शामिल किया गया है, जिसको लेकर के इजराइल ने आपत्ति दर्ज की थी कि तुर्की को शामिल नहीं करना चाहिए इसमें। ओके, मूल प्रस्ताव क्या है? मूल प्रस्ताव से सवाल पूछे जाएंगे आपसे मेंस एग्जामिनेशन में। 20 सूत्रीय शांति योजना का हिस्सा है। गजा में अस्थायी संक्रमणकालीन राजनीतिक समिति बनेगी, टेम्परेरी ट्रांजिशनल ए पॉलिटिकल कमेटी बनेगी, स्थापित की जाएगी। इस समिति को रोजमर्रा के प्रशासन का काम सौंपा जाएगा। बोर्ड की अध्यक्षता ट्रंप स्वयं करेंगे, यहां तक कि जब वे अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं होंगे तब भी ट्रंप ही करेंगे। तब वो किस अधिकार के साथ इसकी अध्यक्षता करेंगे? कौन होंगे वो फिर? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हुए अगर कोई कार्य वो करते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी वो कार्य वो करते रहेंगे? तो यानी कि इस बोर्ड के अध्यक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति हैं या डोनाल्ड ट्रंप है? तो डोनाल्ड ट्रंप है इसके अध्यक्ष, न कि अमेरिका के राष्ट्रपति। वो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर हैं। इसके साथ ही जब वो पद को छोड़ेंगे तब भी वही करेंगे। किस अधिकार से करेंगे वो? गजा में उनका घर भी नहीं है, ना तो इजराइल से बिलोंग करते हैं, ना तो अरेबियन प्रायद्वीप में उनका घर है। उनका घर तो न्यूयॉर्क में कहीं पर है। तो ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक व्यक्ति प्रधान यह बोर्ड होगा, न कि पद प्रधान। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति केवल पद पर होते तो अगली बार जो राष्ट्रपति बनते वो इस पद पर आते, तब तो सही था हमारे लिए। लेकिन उस पद पर कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अपने शासनकाल के बाद भी उस बोर्ड की अध्यक्षता को संभालेंगे। किस अधिकार से संभालेंगे, ये दुनिया प्रश्न नहीं पूछती है। वर्तमान स्थिति क्या है? बोर्ड का चार्टर अभी तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुआ है। क्या क्या ये बोर्ड करेगा यही नहीं बताया गया है। इसमें 13 अनुच्छेद होने की बात कही गई है, 13 आर्टिकल, लेकिन ये भी बात ही कही गई है। इसमें सदस्य देशों से $1 बिलियन प्रति वर्ष का योगदान माना जा रहा है पहले वर्ष में। तो सदस्य देश अगर इसमें योगदान देंगे तो क्या वो एक ऐसे व्यक्ति जो ना तो किसी पद पर है, भूतपूर्व राष्ट्रपति है, उसके कारण से देंगे $1 बिलियन? अस्थायी सदस्यता के लिए सहमति आवश्यक है, और सहमति जो है उसी के लिए भारत को बोला गया कि आप भी सहमत होइए और इसमें शामिल होइए। इस बोर्ड ऑफ पीस में दुनिया के कई सारे देशों को इनवाइट किया गया, उसमें से हम हैं एक। कोई स्पेशली हमें ही नहीं इनवाइट किया गया है, ये भी समझने का प्रयास कीजिएगा। दुनिया के कई सारे देशों को इनवाइट किया गया है।
भारत को आमंत्रण का सवाल है। भारत को 19 जनवरी को आमंत्रण भेजा गया, व्यक्तिगत रूप से शामिल होने को कहा गया है। ट्रंप अस्थायी अध्यक्ष करेंगे इसके, लेकिन यही हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न होगा कि एक एज देश के तौर पर हम एक व्यक्ति के नीचे कैसे काम करेंगे जब वो व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति रह सकता है। ट्रंप एक बार पहले रह चुके हैं, दूसरी बार वो अभी बने हैं, जिसके बाद उनको कोई भी पद नहीं मिल सकता। यूएसए में कोई भी पद उनको नहीं मिलेगा। तो एक व्यक्ति के नीचे हम सारे देश काम करेंगे क्या? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सैन्य योगदान की मांग, क्या सदस्य देशों को गजा में सैनिक भेजने होंगे? क्या भारत सैनिक भेजने के लिए तैयार होगा? और गजा में जब हम अपने सैनिक भेजेंगे तो इजराइल के साथ टकराव की स्थिति बनेगी, हाँ या ना, ये भी हमें समझना पड़ेगा। आर्थिक बोझ, क्या भारत को पहले वर्ष में $1 बिलियन का योगदान देना होगा? और अगर देना होगा तो उस किसे देना होगा? गजा के लोगों को या डोनाल्ड ट्रंप को देना पड़ेगा? तो ये भी एक वहाँ पर प्रश्न उठ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के साथ संतुलन, क्या बोर्ड में शामिल होने से भारत की इजराइल और फिलिस्तीन के साथ संतुलित नीति प्रभावित नहीं होगी? तो ये भी प्रभावित हो सकती है। हमारा तो पहले से ही है भाई नीति 2 नेशन का, कि यहाँ पर इजराइल भी होना चाहिए और फिलिस्तीन भी होना चाहिए, दोनों ही देश होना चाहिए। हम किसी एक देश को पूरी तरीके से मान्यता यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। कई यूरोपीय देश, फ्रांस, जर्मनी, यूके जो हैं वो सतर्क पोजीशन में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूएन का जगह ले रहा है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉडी होती जैसे G7, G20, ब्रिक्स या फिर यूएन की कोई बॉडी होती जो कहती कि भारत को आप शामिल होइए, फंडिंग कीजिए, सेनाओं को भेजिए, तो शांति सेनाएं तो पूरी दुनिया में भारत की काम कर रही है, तो वहाँ पर हम भेजते, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा कहा गया है। लेकिन तो ये तो एक व्यक्ति प्रधान एक बोर्ड होगा, जिसमें शामिल होने पर कई सारे कंसर्न हमारे लिए बन सकते हैं। भारत के सामने मुख्य रूप से 3 विकल्प हैं। आमंत्रण को स्वीकार कर लें। आमंत्रण को स्वीकार करने के फायदे ये होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति थोड़े से खुश हो जाएंगे। नुकसान ये होगा कि ट्रंप की अस्थायी अध्यक्षता, आर्थिक बोझ, सैनिक योगदान की संभावना, यूएन को दरकिनार करने का एक बहुत ही गहरा संकेत जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आमंत्रण ठुकराने का फायदा, संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति बरकरार रहेगी। नुकसान, अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव, ट्रंप प्रशासन से नाराजगी, खास तौर से उस डोनाल्ड ट्रंप से जो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर है उनका। डोमिनेटिंग व्यक्ति जो होते हमेशा आपके नुकसान का ही काम करेंगे, आपको कभी ग्रो नहीं करने देंगे। तो डोमिनेटिंग व्यक्तियों से दूर ही रहना चाहिए जीवन में हमेशा, और ये अपने जीवन में भी लागू कीजिएगा। सशर्त स्वीकृति या टालम टोल कर सकता है भारत। पहले भारत कह सकता है हम शामिल होंगे, लेकिन हमारे शर्तें ये है, तो अपने शर्तों के आधार पर हम शामिल हों तो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। वर्तमान स्थिति ये है कि भारत ने कोई भी जवाब नहीं दिया है, कोई भी जवाब नहीं दिया है भारत ने, और ये सबसे अच्छा जवाब होता है कि कोई भी जवाब इतनी जल्दबाजी में न देना। बाकी देखिए, भारत इजराइल के साथ में, फिलिस्तीन के साथ में, अमेरिका के साथ में और भी जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में वार्तालाप करने के बाद कोई रणनीति अपना सकता है कि क्या किया जाए आखिरकार इस बॉडी का, जिसे बोर्ड ऑफ पीस नाम दिया गया है, जो दरअसल में बोर्ड ऑफ बिजनेसमैन बन करके रह जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उसके अस्थायी अध्यक्ष होंगे बिफोर एंड आफ्टर दोनों समय पर। ओके, इसे ज़रूर याद रखिएगा, इस टॉपिक को भी। आज 2 टॉपिक मैंने पढ़ाया है बंधुओं, कल मैं तीसरा टॉपिक एक पढ़ाऊंगा आपको। व्हाट आर सऊदी अरेबिया एंड यूएई डूइंग इन यमन एंड व्हाट लेड टू देयर रिफ्ट, मतलब उन दोनों के बीच में तनाव क्यों उत्पन्न हो गया। सैन्य तनाव की स्थिति बन गई जब यूएई को सऊदी अरेबिया ने धमकी दिया कि 24 घंटे के अंदर अपने सारे के सारे समर्थन उससे वापस लो, नहीं तो हम आप पर अटैक कर देंगे। इसे ज़रा हम लोग कल के टॉपिक में देखेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल टॉपिक है, 15-20 मिनट का टॉपिक है, इसलिए कल उसे देखेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपसे कंटिन्यू रहेगा, फिर से कंटिन्यूटी बन जाएगी अब। ओके, थैंक यू।